हेलो दोस्तों, पावर सेक्टर का स्टॉक टाटा पावर ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है और आज मैंने अपने पोर्टफोलियो में और ज्यादा ऐड किया है। तो यहां मैं टाटा पावर के बारे में बताऊंगा, उनके बिजनेस के बारे में डिस्कस करूंगा, फंडामेंटल्स डिस्कस करूंगा और फ्यूचर में क्या कोई बिजनेस ट्रिगर है उसको भी डिस्कस करूंगा। तो देखिए, जब मैं टाटा पावर की फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूं और मैंने भी अपने जब पोर्टफोलियो में लिया है तो फंडामेंटल्स को देख के लिया है। ठीक है, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो टेक्निकल देखते हैं, तो यहां पर टेक्निकल पर मेरा फोकस बिल्कुल भी नहीं रहा है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है टेक्निकल इन्वेस्टिंग पूरा अलग है। सिमिलरली जैसे एफएनओ पूरा अलग होता है, टेक्निकल पूरा अलग होता है, फंडामेंटल अलग रहता है। और जब हम फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करते हैं, जब मैं अपनी बात करता हूं, तो एटलीस्ट मैं 2 से 3 साल का मैं यहां पर एटलीस्ट रखता हूं कि यहां पर बिजनेस में कैसा यहां पर ग्रोथ हो रहा है। जो टेक्निकल में जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो ब्रेकआउट हो, कैंडल्स हो, उन पर हमारा उतना फोकस नहीं रहता है। मोस्टली फंडामेंटल्स में जो चीज फोकस में रहती है वो होती है बिजनेस ग्रोथ, क्या कंपनी कर रही है या नहीं, या फिर बिजनेस में कुछ चैलेंजेस है या नहीं, उस पर हमारा यहां पर ध्यान रहता है। तो उसके बारे में ही मैं यहां पर एनालिसिस करूंगा। और जब मैं टाटा पावर की बात कर रहा हूं तो मेरे लॉन्ग टर्म के जो पोर्टफोलियो है उसमें ऑलरेडी टाटा पावर है। और इनफैक्ट जब कोविड के टाइम में गिरा था उस समय भी मैंने ऐड किया हुआ था। और अभी जो मैं खासकर देख पा रहा हूं, शेयर प्राइस खासा गिरा है, कुछ 184 185 के पास में है, तो मैंने यहां पर और ज्यादा यहां पर ऐड किया है। यहां पर बस एक लास्ट में कि ये जो टाटा पावर है मैं यहां एनालिसिस ही करूंगा और ये मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में क्यों ऐड किया है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हो सकता है मेरी जो थीसिस है, मेरी जो सोच है, वो 1 साल बाद या 1.5 साल बाद या 6 महीने बाद वो गलत भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर का कोई नहीं जानता है। जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से ही हम एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं जब बिजनेस को देखता हूं और जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा है वो कब का डेटा है, दिसंबर महीने का अभी तक का डेटा है, जहां पर हमने देखा था कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 31% के हिसाब से वो बढ़ा था। 14,360 करोड़ का रेवेन्यू था। जो एक मेगा थीम है जिसके बारे में अभी धीरे धीरे बातें हो रही है, लेकिन 2028, 30, 2033 में, मतलब आज से 7-10 साल के बाद में हमारी आपकी लाइफ को भी शायद वो डायरेक्टली इंपैक्ट कर जाए, और वो है रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी। और यहां पर बहुत सारी कम कंपनियां हैं और टाटा पावर इसमें कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं जरूर डिस्कस करूंगा थोड़ी देर के बाद। उन्होंने इनफैक्ट पिछले जो कॉनकॉल था उन्होंने कहा था कि कुछ प्रोजेक्ट्स को उन्होंने डेफर किया था, बंद किया था, उनको भी वो चालू कर रहे हैं। और बिल्कुल लेटेस्ट आज की अगर मैं न्यूज बताऊं तो गवर्नमेंट ने सोलर मॉड्यूल स्कीम जो है, पीएलआई स्कीम है, उसमें कुछ कंपनियों को चुना है। पीएलआई स्कीम का जो एडवांटेज जो मिलता है उसमें टाटा पावर का भी नाम है। अभी आप देखेंगे 6 गीगावाट का उनका रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो है। अब देखिए, ये है उनका Q3 जो दिसंबर है, उनका रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो देखिए, रिजल्ट्स आप देखेंगे 2,818 करोड़ उन्होंने कमाए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 38% का ग्रोथ है, और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो 50% से ज्यादा का एबिटा का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। अगला नंबर है प्रॉफिट्स के नंबर। तो देखिए, 1,052 करोड़ का अक्टूबर से दिसंबर 3 महीनों में उन्होंने प्रॉफिट्स किए हुए हैं। अगेन Q2 में उन्होंने 935 करोड़ के प्रॉफिट किए हुए थे, और Q3 जो था अक्टूबर से दिसंबर 2021, ठीक है, उस समय में 552 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो प्रॉफिट 90% से ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो जो बिजनेस के जो ऊपर ऊपर से जो आंकड़े हैं, इंपॉर्टेंट आंकड़े जो हम देख पा रहे हैं, जिससे एटलीस्ट मुझे ऐसा कोई कंसर्न नहीं लगता है। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में कोई चिंता कब होती है कि बिजनेस जो है, बिजनेस को लेकर कुछ नेगेटिव हो रहा है या नहीं। अगर बिजनेस नेगेटिव हो जाता है, अगर सेल्स है या एबिटा है या फिर जो प्रॉफिट्स हैं वो अगर गिरना शुरू हो जाए या फिर मार्जिन में इंपैक्ट हो जाए, तो चिंता यहां हो सकती है। लेकिन जो डेटा है उसके हिसाब से कुछ यहां पर मुझे कुछ ऐसा चैलेंजिंग या वो कहते हैं ना चिंताजनक मुझे एक्चुअली दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए आप जो जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स अलग अलग स्ट्रेटेजी बोलते हैं, तो आप ऐसा सोच सकते हैं ये एड ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मैंने यहां पर ली है, और देखते हैं 6 महीना 1 साल के बाद क्या होता है, ये सही होता है या गलत होता है, समय ही बताएगा। बट फिलहाल मैंने यहां पर थोड़ा सा पोर्टफोलियो में ऐड किया है। ये है कुछ सोलार रिलेटेड डेटा, जैसे सोलार ईपीसी में उनको बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, और उनकी ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे लगभग 15,440 करोड़ की ऑर्डर बुक है। अब जब भी Q4 के रिजल्ट आएंगे, जो कि एक्सपेक्टेड है मई के महीने में आने चाहिए, तो उस समय में ये ऑर्डर बुक पर बिल्कुल ध्यान रहेगा कि जो सोलार की जो ऑर्डर बुक है उनको जो मिल रही है वो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। क्योंकि नए नए ऑर्डर्स उनको मिलते रहे तो क्या होगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स भी बढ़ेगा। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत बड़ी थीम है, और उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन है
वो भी एक बहुत बड़ी थीम है। लेकिन ये अभी भी टाटा पावर को बहुत बड़ा बिजनेस लाके नहीं दे रहे हैं, ये आप जरूर समझ के रखिए। ये अभी भी बहुत ही छोटे स्केल में है, लेकिन इसको भविष्य के लिए हो सकता है एक बड़ा जो एक पॉजिटिव यहां पर हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं जो चार्जर्स जो है 2180 के आसपास थे जो सितंबर महीने के एंड में, और सिर्फ दिसंबर तक की बात करें, अक्टूबर से दिसंबर उन्होंने 900 ऐड किए। 475 टाउन्स थे और 18 टाउन उन्होंने जो शहर है उन्होंने ऐड किए। कब किए? इस समय में उन्होंने तब ऐड किए थे, अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। ठीक है। अब जब टाटा पावर को बिजनेस कर रहे हैं तो ये यूटिलिटी सेक्टर की कंपनी है, और यूटिलिटी में एक जरूर रिस्क जो होता है, जो मैं एटलीस्ट अवेयर हूं, वो है डेट वाला इशू। ठीक है। जब हम डेट की बात कर रहे हैं तो फिलहाल डेट टू इक्विटी उनका 1.23 है। अब जब डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा रहे तो जरूरी हो जाता है थोड़ा रेटिंग को भी देखना। जैसे क्रेडिट रेटिंग यहां पर जैसे आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूं, AA की क्रेडिट रेटिंग है। ठीक है। अगर क्रेडिट रेटिंग जो है AAA की हो तो बेस्ट कहा जाता है, AA की बेस्ट से थोड़ा नीचे बेटर कहा जाएगा। लेकिन चिंता कब आने शुरू हो सकती है? जब BB की रेटिंग हो, या B हो, C हो, D हो। D मतलब तो पूरा डिफॉल्ट बहुत खराब है। यहां पर चूंकि टाटा का अपना एक बड़ा ब्रांड है, नाम है, टाटा ग्रुप का खुद अब रिन्यूएबल पर इतना फोकस है, और AA की रेटिंग है जो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो यहां देता ही है। AAA होता तो और बढ़िया होता, लेकिन AA फिर भी यहां पर ठीक है। बाकी कंपनी अगर अपने जो भी पेमेंट है वो कर पाए, समय पर कर पाए, तो वो एक बहुत पॉजिटिव चीज होती है। तो उसको हम लोग जनरली देखते हैं इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो से। मतलब कंपनी ने जो इंटरेस्ट उनको पे करना है, फॉर एग्जांपल 1 रुपया का इंटरेस्ट पे करना है, और कंपनी का जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है वो 2 रुपए का है। ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे ठीक ठाक कहा जाएगा। जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। बहुत ब्रिलियंट भी नहीं कहा जाएगा और वर्स्ट भी नहीं कहा जाएगा। ये आप एबाव एवरेज जैसा मान सकते हैं। 2 बराबर है, मतलब 2 रुपया कंपनी कमा रही है और उसमें से 1 रुपया उसको आप सोच सकते हैं कि उनको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। ये जो बहुत कम डेट वाली कंपनियां होती है, ठीक है, उनमें आपको 70-80 का देखने को मिलेगा, क्योंकि डेट होता ही नहीं है। कंपनी ज्यादा कमा रही होती है, डेट नहीं होता। लेकिन यूटिलिटीज बिजनेस में हमेशा डेट रहेगा ही। आप यूटिलिटीज में जो दूसरी जो कंपनियां आप इनके अगर आप कॉम्पिटिटर मान सकते हैं, जैसे एनटीपीसी है, अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियां है, एनएचपीसी है, इन सब का अगर आप देखेंगे, ये यहां पर मैं लिख देता हूं, ये नेचर ऑफ बिजनेस ही है। ठीक है। अगर आप लो डेट कंपनियां अगर आप चाहते हैं, देखते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, तो यूटिलिटीज कंपनी शायद सही नहीं रहेगी। सिमिलरली ऑयल एंड गैस कंपनी शायद सही नहीं रहेगी। इवन मेटल कंपनीज जो है शायद सही नहीं रहेंगी, क्योंकि इनके नेचर ही है, बिजनेस का नेचर ही है कि इनका डेट रहेगा ही। तो ये चीज देखना है। बट यस, जितना डेट कम रहे वो उतना अच्छा। तो देखिए ये 1.58 से 1.23 हुआ है। अगर ये अगले क्वार्टर के जब भी रिजल्ट आते हैं, Q4 के, और जो फाइनल रिजल्ट आएंगे एक्सपेक्टेड है मई महीने में, तो देखते हैं कि उस समय में डेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है। कम हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं ये फिर डेटा जैसे जैसे आएंगे, और फंडामेंटल में यही रहता है, ठीक है, कि नए डेटा आते हैं और उसके हिसाब से आपके डिसीजन भी चेंज होते हैं। अभी जो पुराने डेटा है उसके हिसाब से तो जो मेरा डिसीजन यही है कि मुझे कुछ फंडामेंटली कुछ खराब नहीं लग रहा। मई महीने में कैसा नंबर्स आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी कहती है कि नहीं, अगला 1 साल मुश्किल होने वाला है। कंपनी कहती है कि अगर Q4 जो है वो खराब आएगा, तो नए डेटा अगर थोड़े खराब आते हैं तो क्या उस समय में शायद ट्रिम करने का डिसीजन मैं ले सकता हूं, या फिर मैं सेल करने का डिसीजन ले सकता हूं। लेकिन वो जब डेटा आएगा तब, और अगर बहुत अच्छा डेटा आता है, उम्मीद से भी अच्छा आता है, तो जनरली मार्केट रीरेट भी कर देती है। रीरेट का मतलब है जो पी रेशियो अभी जो उनको मिल रहा है, अभी आप देखिए पी रेशियो उनको लगभग 19 के आसपास का पी रेशियो उनको मिल रहा है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा उनको रीरेट भी कर दे। अब ये फिर जब नया डेटा, और फंडामेंटल्स में वही रहता है कि डेटा जब आते हैं वो साल जो होते हैं, साल में बहुत बार नहीं आते हैं, 3-4 बार ही डेटा आते हैं जब रिजल्ट्स होते हैं, या फिर कुछ एक बड़ा कुछ ऑर्डर मिल जाए तभी कुछ री रेटिंग जैसा हो सकता है। बाकी मीडियन पी के आसपास ही है। आप देख सकते हैं 21.6 का उनका मीडियन पी रहा है पिछले 5 साल में। इनफैक्ट 2016-17 से पहले तो बिजनेस भी बहुत स्ट्रांग नहीं था टाटा पावर का। उस समय में कुछ सालों में तो उन्होंने, मतलब देखिए आप कितना देख सकते हैं, कितना इनकॉन्सिस्टेंट प्रॉफिट था। 2200 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 900 करोड़ का लॉस, फिर 123 करोड़ का प्रॉफिट, 12 करोड़ का प्रॉफिट, कितना इनकॉन्सिस्टेंट था ये 2011, 12, 13, 14। अब थोड़ा सा कंसिस्टेंसी पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रही है, और देखते हैं कि ये कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है या नहीं रहती है। अगली चीज है जो एक्चुअली में थोड़ी चिंता का विषय है और जिस पर बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, वो है रिसीवेबल्स। मतलब
भारत में पावर सेक्टर के आपने देखे होंगे कि जो बिजनेस है बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट में परफॉर्म कर पाना बहुत मुश्किल होता है। रीजन होते हैं जो डिस्कॉम्स, ठीक है, डिस्कॉम्स मतलब जो घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं, उनकी थोड़ी फाइनेंशियल हालत बहुत सही नहीं है, क्योंकि पावर सेक्टर में बहुत सारा रेगुलेटरी इश्यूज भी होते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होते हैं। तो रिसीवेबल्स में क्या होता है, डिस्कॉम्स से उनको अभी भी, जैसे Q2 में 9,363 करोड़ मिलने थे, Q3 में थोड़ा कम हुआ है 8,470 करोड़। मतलब ये एक्चुअली में टाटा पावर को पैसा मिलना चाहिए, जो कि मिल नहीं पा रहा है। और वो मिल नहीं पा रहा है क्योंकि जो डिस्कॉम्स है उनकी थोड़ी फाइनेंशियल हालत थोड़ी खराब है। अगर ये नंबर अगेन रिसीवेबल्स का नंबर थोड़ा सा और कम हो जाए तो ये और पॉजिटिव यहां पर हो सकता है। जैसे अगर आप अक्टूबर से दिसंबर अगर आप देखेंगे तब रिसीवेबल्स लगभग 7,000 करोड़ से थोड़ा कम थे, अब देखिए फिर से बढ़ गए हैं। लास्ट में मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है टाटा पावर को, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल जाननी चाहिए। जैसे रेगुलेटेड बिजनेस है, यहां पर थोड़ा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या फिर गवर्नमेंट की तरफ से थोड़े इंटरफेरेंस जरूर रहेंगे, क्योंकि ये बिजनेस नेचर का बिजनेस और पावर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है, ठीक है। फिर रॉ मटेरियल के प्राइसेस अगर बढ़ते रहे, जो कि अच्छी बात है कि 2022 में कम हो रहे हैं, तो ये इन्फ्लेशन जितना कम हो वो पॉजिटिव है, क्योंकि उससे क्या होगा, मार्जिन जो है वो कंपनी के बढ़ सकते हैं। बाकी देखते हैं Q4 के जब नंबर्स आएंगे तो कैसा मार्जिन पर इंपैक्ट हो रहा है। और अगली चीज है अननोन रिस्क। जो रिस्क हमको पता है वो तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अननोन रिस्क क्या होती है, जैसे अचानक से कोविड आ गया या अचानक से रशिया ने यूक्रेन में कुछ आक्रमण कर दिया, तो ये सब कुछ अननोन रिस्क होती है। तो ये रिस्क कब, ये रिस्क हो सकता है पूरी मार्केट को इंपैक्ट करे या फिर पावर सेक्टर को करे या कंपनी को करे, वो भी बोल पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। और अगर ऐसी कोई अननोन रिस्क आती है तो फिर जो भी हम लोग की थीसिस है, सोच है, सब रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। लेकिन यस, अगर कुछ अचानक से पॉजिटिव आ जाए तो बिल्कुल पॉजिटिव भी हो जाएगा। जैसे पिछले साल डिफेंस सेक्टर के स्टॉक है, मेरे पास कुछ डिफेंस सेक्टर के स्टॉक थे, जहां पर पिछले साल पता चला कि गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंस में बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर भारत में पुश मिलेगा, तो डिफेंस स्टॉक भी अच्छा हो गया। तो ये दोनों जगह अननोन जा सकता है, अननोन अच्छा भी जा सकता है, अननोन खराब भी जा सकता है। तो देखते हैं, ये तो खैर ये किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। बाकी पेमेंट और जो डिस्कॉम्स हैं वो नंबर्स कम हो तो और पॉजिटिव है। बाकी मेरे कोर पोर्टफोलियो में है ही, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा। ये मेरे पोर्टफोलियो में है, मैंने आज थोड़ा सा और ऐड किया है। बाकी थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए किया है, कोई टेक्निकल यहाँ पर मैं फोकस नहीं करता हूँ, फंडामेंटल्स पर मैं फोकस करता हूँ। बाकी अगले एटलीस्ट 2-3 साल के लिए बिजनेस को लेकर और जो सोलार की मेगा थीम, रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी की मेगा थीम पर मैं पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है टाटा पावर इसमें और अच्छा कर सकता है। बट यस, जैसे जैसे डेटा आएंगे मई महीने में, जब भी रिजल्ट आएंगे तो फिर हमको और नई जानकारियां भी मिलेगी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। एक मैंने बैलेंस्ड व्यू देने की कोशिश की है, भले ही मैंने यहाँ पर बाई किया हुआ है, लेकिन जो रिस्क वाली जो चीज़ है उनसे भी मैं बिल्कुल अवेयर मैं हूँ यहाँ पर। बाकी देखते हैं कि क्या यहाँ पर नया होता है। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इन्वेस्टर्स के जॉब है, बिजनेस है, या वो पढ़ाई कर रहे हैं और डेली न्यूज और नॉइज में इन्वेस्टिंग पर फोकस कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। प्लस इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है कि करना क्या है। तो हम स्टॉक सिलेक्शन और सेक्टर एनालिसिस पर एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स लेकर आए हैं, जहां पर लाइव डेमो, टूल्स, लाइव क्लासेस, लर्निंग मटेरियल्स, मार्केट इनसाइट्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। 6 घंटे से ज्यादा का यहां पर कंटेंट है, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी यूनिक इनसाइट्स मिल सकती है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, और इस कोर्स को एक भारी डिस्काउंट में आप अवेल कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है ये कोर्स आपको एक डायरेक्शन जरूर देगा। थैंक यू दोस्तों।